मेरे जो वीडियोस हैं उन्हें आप MM एकेडमी ऐप पर एंजॉय कर सकते हो। MM एकेडमी ऐप आपको डाउनलोड करना होगा गूगल प्ले स्टोर से। वहाँ पर मेरे द्वारा बहुत सारे कोर्सेज जो है वो बनाए जा रहे हैं, जैसे कि मॉडर्न हिस्ट्री, एथिक्स का कोर्स चल रहा है। बहुत सारे वीडियोस ऑलरेडी अपलोड किए जा चुके हैं। आगे आने वाले दिनों में पॉलिटी बोलिए, ज्योग्राफी बोलिए, कई सारे लेक्चर्स जो है, कई सारे कोर्सेज जो है वो आने वाले हैं। तो जब आप एक बार डाउनलोड कर लेते हो MM एकेडमी ऐप, आपको जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में और कमेंट सेक्शन में भी मिल जाएगी। उसके बाद इस तरीके का आपको पेज दिखाई देगा, जहाँ फेसबुक से, जीमेल से आप लॉगिन कर सकते हो या फिर साइन अप भी कर सकते हो। उसके बाद ये पेज आपको देखने को मिलेगा, कुछ डेमो लेक्चर्स है जो आप देख सकते हो। और अगर आपको पसंद आते हैं तो आप सब्सक्रिप्शन लेने के लिए यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपको इस तरीके का एक पेज मिलेगा, जहाँ से PDF वो सब आपको मिल जाएगी। और फिर प्रोफाइल में आप जाओगे तो आपको इस तरीके से नो एक्टिव प्लान दिखाई देगा। फिर उस पर अगर आप क्लिक करते हो तो उसके बाद आपको अलग अलग जो प्लान है वो दिखाई देंगे, भले वो 1 महीने का हो या फिर 90 डेज का हो, 180 डेज का हो, 1 साल का हो, जो भी आपको सूटेबल लगे वो आप ले सकते हो। पेमेंट के लिए काफी सारे ऑप्शन है, जैसे कि EMI है, डेबिट कार्ड है, क्रेडिट कार्ड है, भीम UPI है, नेट बैंकिंग है, तो आप पेमेंट आसानी से कर सकते हो। उसी के साथ अगर आपको पसंद है तो शेयर भी कर सकते हो। तो जल्द से जल्द डाउनलोड कीजिए MM एकेडमी ऐप। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। आज हम 15 मई का जो एनालिसिस है वो देखने वाले हैं। काफ़ी इंटरेस्टिंग आर्टिकल्स है, इस वीडियो को आपके सामने प्रेजेंट करूंगा मैं, मयूर मोगरे। सबसे पहले मैप बेस्ड एक्सरसाइज देखते हैं। तो यहाँ पर ये कंट्री कौन सी है ये आपको बताना है। तो आपको करना क्या है, वीडियो को पॉज करना है, इसके रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन लिखना है और फिर वीडियो को रिज्यूम करना है। आप मुझे फेसबुक, इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हो। PDF और वीडियो अपडेट्स के लिए आप मुझे टेलीग्राम पर फॉलो कर सकते हो। लिंक सभी की डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। अनअकॅडमीला लवकरात लवकर सबस्क्राईब करा। यशाची किल्ली नवीन कोर्स सुरू होत आहे कंबाईंड एक्झामसाठी. कंबाईंड एक्झाम पोस्टपोन झालेली आहे, पण तुमची प्रिपरेशन पोस्टपोन व्हायला नको त्यासाठी 6 मेपासून 6 ऑगस्टपर्यंत एक नवीन बॅच सुरू होत आहे, ज्यामध्ये जे वेगवेगळे सर आहे, मॅडम आहे, ते तुम्हाला जे कंबाईंड एक्झाम आहे त्यासाठी एक यशाची किल्ली देणार आहे, ज्यामुळे तुम्हाला यश नक्की मिळेल. तर तुम्ही बघू शकता की करंट अफेअर असो, इंडियन पॉलिटी असो, इकॉनॉमी असो, रिझनिंग असो, जिओग्राफी असो, सगळं काही तुमचं यामध्ये कवर होणार आहे. हिस्ट्री असो, तर ही एक नवीन बॅच आहे. 6 मे ते 6 ऑगस्टपर्यंत आपल्याला बघायला मिळणार आहे. तर लवकरात लवकर यश पाहिजे असेल तर यशाची किल्ली या बैचला सब्सक्राइब करा. कोड वापरायचा है MMBEAN. तो आइए हम यहाँ पर वोकैब जो है वो देख लेते हैं। तो यहाँ पर पहला वर्ड आता है इंडेजेंट, मतलब होता है पुअर, गरीब या फिर नीडी। और इसका हिंदी में मतलब होता है दरिद्र। मतलब क्या है, मतलब वही गरीब, कि कोई इंसान अगर गरीब है तो वो मतलब इंडिजेंट है। अब देखिए, ये जो वोकैब होता है ये आपको अलग अलग एग्जाम्स के लिए तो हेल्पफुल होता ही है, मतलब जो भी डिफरेंट एग्जाम्स है उसके लिए हेल्पफुल होता ही है। लेकिन उसी के साथ साथ अगर आपको मेंस में जो स्टेट PSCs हो या फिर UPSC एग्जाम हो, तो जो मेंस होती है उसमें जिसमें भी आपको आंसर राइटिंग करना होता है या फिर ऐसे अगर आपको लिखना है, क्योंकि ऐसे तो आपको बहुत सारी मतलब ऑलमोस्ट सभी स्टेट PSCs में देखने को मिलेगा। तो जो भी ये सारी चीज़ें होती है इसमें आपको अच्छे अगर आप वोकैब इस्तेमाल करते हो तो बहुत अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है। और इसीलिए ये जो वोकैब है ये हमें आना बहुत ज़रूरी है, जिससे कि हम अच्छा इंप्रेशन गिरा सके और हमें अच्छे मार्क्स मिल सके। तो इसीलिए यहाँ पर ये जो वोकैब होती है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ना कि सिर्फ दूसरी एग्जाम्स के लिए, लेकिन जो स्टेट PSC है या फिर UPSC है उसके लिए भी। अब मैं ऐसा सोच रहा हूँ कि जो MM एकेडमी ऐप है उस पर मैं वोकैब की सीरीज़ जो है वो भी लेकर आऊँ, जिसमें मैं पूरा जो डिक्शनरी है, मतलब ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी बोलिए, तो पूरी जो डिक्शनरी है वो वहाँ पर कवर करूँ। अब उसमें जो हम नॉर्मल वर्ड्स इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि एडवाइस वगैरह, ये सारे वर्ड्स हो गए, ये नहीं आएंगे। लेकिन ऑलमोस्ट उससे क्या होगा, जब मैं एक डिक्शनरी ले रहा हूँ तो उसमें सभी वर्ड्स कवर हो जाएंगे, मतलब उससे A से लेकर B से लेकर C D, जहाँ से भी जो भी वर्ड शुरू हो रहे हैं सारे ही वर्ड कवर हो जाएंगे, जिससे कि एक प्रॉपर डिक्शनरी जो है वो हमारे पास आ जाएगी। तो आपको क्या लगता है कि ये मैं लाना चाहिए नहीं लाना चाहिए MM एकेडमी ऐप पर, तो ज़रूर बताइए, जिससे कि हमारी जो वोकैब है, और देखिए ये जो वोकैब है यहाँ पर जो हम ले रहे हैं ये एकदम बेसिक है, क्योंकि ये अगर देखा जाए तो मैं मतलब बेसिक हमारा ये न्यूज़पेपर एनालिसिस होता है, उसमें क्या रहेगा, उसमें आपको वर्ड्स भी दिया रहेगा, उसी के साथ साथ उसका इंग्लिश में मीनिंग रहेगा, हिंदी में मीनिंग रहेगा, और उसी के साथ साथ जो समानार्थी शब्द होते हैं, जो विरुद्धार्थी शब्द होते हैं वो भी उसमें आएंगे, जिससे कि आपको सिनोनिम्स वर्ड जो है वो भी पता रहे। और उसी के साथ साथ जो एग्जाम्पल्स रहेंगे उसमें भी फोटोज़ जो है उसका भी इस्तेमाल किया जाएगा। तो इससे क्या होगा, आपको बहुत अच्छी तरीके से हम जिस तरीके से डे टू डे लाइफ में किस तरीके से इस्तेमाल कर सके वो हम वहाँ पर जो है वो चीज़ें सीखेंगे। तो उससे आपकी वोकैब जो है मैं आपको गारंटी देता हूँ बहुत स्ट्रांग हो जाएगी। तो आप बताइए मुझे वो लाना चाहिए या नहीं, मैं लाऊँ या नहीं, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। तो यहाँ पर इंडिजेंट इसका मतलब होता है गरीब, पुअर, नीडी, दरिद्र। ये हम सेंटेंस में कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं कि इवन आफ्टर सो मेनी ईयर्स ऑफ गजनी मूवी द हीरोइन स्टिल थिंक आमिर खान इज इंडिजेंट मैन।
मतलब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर इतने साल हो गए हैं, जो गजनी मूवी जिन्होंने देखी होगी तो आमिर खान ने उसमें जो हीरोइन होती है उनको बताया होता है कि मैं बहुत गरीब हूँ, मतलब मैं बहुत इंडिजेंट हूँ। तो यहाँ पर क्या होता है, वो उसको अमीरी बताने के पहले ही जो हीरोइन है उसकी डेथ हो जाती है। तो अब यहाँ पर क्या हुआ है कि वो इसलिए जो मूवी है वो ख़त्म होने के बाद भी जो हीरोइन है वो उसको इंडिजेंट ही समझ रही है। तो इस तरीके से आप चीज़ें जो याद है, देखिए कभी क्या होता है, अगर आप नॉर्मल फॉर्मल तरीके से सेंटेंसेस याद रखोगे ना तो वर्ड्स आपको इस्तेमाल याद होंगे नहीं। तो इस तरीके से इनफॉर्मल तरीके से जब आप देखते हो सेंटेंसेस को तभी आपको वर्ड्स याद रहते हैं। अब यहाँ पर हम अवर्जन देखते हैं। अवर्जन का मतलब क्या होता है, स्ट्रॉन्ग फीलिंग ऑफ नॉट लाइकिंग समबडी, किसी को हम पसंद नहीं कर रहे हैं, विमुखता, इसे हम कहते हैं अवर्जन। अब यहाँ पर क्या है, सेंटेंस में कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, हर अवर्जन फॉर हिम इज विजिबल, मतलब उसकी जो डिसलाइकिंग है उस बंदे के लिए वो सीधी विजिबल है, वो दिखती है, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो वर्ड है हम इस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, ठीक है। और मैं जैसे हमेशा कहता हूँ कि कमेंट सेक्शन में आप ये वर्ड्स कैसे इस्तेमाल कर सकते हो, आपके इसमें सेंटेंसेस में इस्तेमाल कीजिए और पूरे दिन भर में आप ये वर्ड जो है उसका इस्तेमाल ज़रूर कीजिए। चलिए यहाँ पर हम एक्सप्लेन सेक्शन पर बढ़ते हैं। तो यहाँ पर हम बात करने वाले हैं जो प्रिजनर्स है उनको यहाँ पर छोड़ा गया है इमरजेंसी पॉइंट ऑफ व्यू से बेल पर, ऐसा नहीं कि छोड़ दिया है, ठीक है। यहाँ पर वन नेशन वन राशन कार्ड जो है किस तरीके से काम करता है तो इस पर भी हम नज़र डालेंगे। उसी के साथ साथ ये वाला आर्टिकल हमारे लिए ज़रूरी नहीं है। तो यहाँ पर एडिटोरियल पेज, आइडियाज़ पेज अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर एमएसएमई को जो दिया गया है उसके बारे में बात की जा रही है, तो ये हम देखने वाले हैं। उसी के साथ साथ यहाँ पर बात की जा रही है जो पेंडेमिक है उसमें यहाँ पर क्या किया जाना चाहिए क्या नहीं। तो देखिए जो इकोनॉमिक सर्वे में बात की गई थी इनविजिबल हैंड ऑफ मार्केट, तो उसके बारे में ये आर्टिकल बात कर रहा है, तो इस पर भी हम अच्छी तरीके से नज़र डालने की कोशिश करेंगे। उसी के साथ साथ ये वाला आर्टिकल जो है, ये वाला आर्टिकल अभी फिलहाल हम ये नहीं देखेंगे क्योंकि बहुत सारे बार हमने ये वाला आर्टिकल जो है कवर ऑलरेडी किया हुआ है। ये वाला जो आर्टिकल है ये सदगुरु ने लिखा हुआ है, अगर आप उन्हें जानते हो, जो सदगुरु है उन्होंने ये आर्टिकल लिखा हुआ है और उन्होंने इस आर्टिकल में बेसिकली बात की है कि आई एम मोर लेफ्ट देन यू थिंक। अब देखिए यहाँ पर क्या होता है, बेसिकली लेफ्ट और राइटिस्ट आपने कई बार सुना होगा, लेफ्टिस्ट है राइटिस्ट है। लेफ्टिस्ट मतलब होता है जो सोशलिज्म की तरफ हो, ठीक है। और यहाँ पर क्या होता है, बेसिकली सोशलिज्म कम्युनलिज्म आपको पता होगा किस तरीके से है। मतलब यहाँ पर क्या है कि कोई भी बहुत ज़्यादा अमीर नहीं, कोई भी बहुत ज़्यादा गरीब नहीं, मतलब जो भी चीज़ें हैं वो सरकार के हाथ में रहे और सरकार जो है फिर वो लोगों में बांटे, है ना। तो ये एक फिलोसॉफी हमें देखने को मिलती है। और राइटिस्ट फिलोसॉफी मतलब आप समझ सकते हो, देखिए पूरा राइटिस्ट जो है वो हमें इंडिया में फुल राइटिस्ट या फुल लेफ्टिस्ट जो है इस तरीके की कोई सरकार देखने को नहीं मिलती है, आइडियोलॉजी जो है प्रखरता से देखने को नहीं मिलती है। लेफ्ट लीनिंग होती है, राइट लीनिंग होती है। लेफ्ट लीनिंग कांग्रेस जो है वो हम देख सकते हैं और राइट लीनिंग जो है वो बीजेपी जो है वो हम देख सकते हैं। लीनिंग की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। तो इस तरीके से तो यहाँ पर जो है सदगुरु जो है वो मोस्टली यहाँ पर जो सरकार है उनको फेवर कर रहे हैं, मतलब फेवर बोलने के बजाय वो उनका समर्थन करते हैं। तो इसलिए उन्हें कहा जाता है कि आप यहाँ पर लेफ्टिस्ट नहीं हो, तो इसलिए यहाँ पर बोल रहे हैं कि आई एम मोर लेफ्ट देन यू थिंक। तो यहाँ पर उनका ये बोलना है कि लेफ्ट जो है उसका जो मतलब है वो यहाँ पर गलत लिया जा रहा है। अब इनकी जो आइडिया है वो है फेयर, मोर फेयर या फिर जस्ट एडमिनिस्ट्रेशन। जस्ट मतलब क्या होता है कि एकदम सही, आइडियल एडमिनिस्ट्रेशन, ये इनका मतलब है लेफ्ट के हिसाब से। और उसी के साथ साथ यहाँ पर उनका बोलना है कि यहाँ पर बहुत गलत चीज़ें जो है वो ली जा रही है। और उसी के साथ साथ इनका ये एग्जाम्पल है जो मुझे पर्सनली काफ़ी अच्छा लगा कि एक इंसान जो है वो रास्ते पर जा रहा था, मतलब आप समझ लीजिए कि चाइना बोलिए या रशिया बोलिए, रशिया जो है वो कम्युनिस्ट इस पर बेस था। तो उस टाइम पर एक आदमी जो है वो रास्ते में जा रहा था और एक आदमी पीछे से आता है, उसको बोलता है कि मुझे आप एक बात बताइए कि अगर आपके पास 2 घर हो तो क्या आप एक घर गरीब इंसान को दे दोगे। अब थोड़ा मैं मॉडिफाई करके बता रहा हूँ, मतलब जिस तरीके से वर्ड्स उन्होंने इस्तेमाल किए थोड़ा मॉडिफाई है, ठीक है। तो क्या आपके पास अगर 2 घर है तो आप एक घर किसी को दे दोगे। तो आदमी बोलते हैं हाँ हाँ बिल्कुल दे दूंगा, हम यहाँ पर कम्युनिस्ट हैं तो हम तो यहाँ पर दे देंगे, बिल्कुल दे दूंगा मैं। फिर बोलते हैं कि अगर आपके पास 2 गाड़ियाँ हों तो क्या आप एक गाड़ी एक गरीब इंसान को दे देंगे। तो वो बोलते हैं हाँ बिल्कुल दे दूंगा, बिल्कुल हम यहाँ पर कम्युनिस्ट है तो हमारा तो एक काम है कि यहाँ पर बांटना चाहिए, तो मैं बिल्कुल वो दे दूंगा। फिर उसके बाद आदमी बोलता है कि आपके पास 2 हाथ है तो क्या आप एक हाथ गरीब इंसान को दे दोगे। तो बोलते पागल हो क्या, ये यही तो चीज़ है सिर्फ मेरे पास, ये कैसे दे दूंगा मैं। तो मतलब इनडायरेक्टली यहाँ पर क्या है कि लोगों के पास जो नहीं है वो बांटने के लिए तैयार है, जो है वो बांटने के लिए तैयार नहीं है। तो ये एक जो स्टोरी है ये यहाँ पर सदगुरु ने बताई थी जब उन्होंने, मतलब क्योंकि मैंने ये वाला जो वीडियो है ये वाला वीडियो भी देखा हुआ है जहाँ पर उन्होंने बोला है कि आई एम मोर लेफ्ट देन यू थिंक। तो इस तरीके से उन्होंने ये चीज़ें के बारे में बात की है। लिबरल्स जो है, लिबरल्स
वो यहाँ पर उनका ये बोलना है, सदगुरु का, लिबरल जो है वो यहाँ पर सिर्फ समझते हैं कि वो लेफ्टिस्ट है, लेकिन एक्चुअल में लेफ्टिस्ट तरीके कोई काम करते नहीं है। मतलब एसी रूम में बैठकर सब कुछ जो लग्जूरियस लाइफ है वो जी कर वो बोलता है कि गरीबों में सारी चीज़ें बांटनी चाहिए, गरीबों में सारी चीज़ें बांटनी चाहिए। तो ऐसी चीज़ें जो है हमें देखने को मिल रही है। तो ये इस चीज़ को सदगुरु बोलते हैं कि मैं समर्थन नहीं करता हूँ और मैं ज़्यादा लेफ्टिस्ट हूँ जो आप सोचते हो उसके मुकाबले। अब यहाँ पर उनका बोलना है कि अगर पार्लियामेंट में बिल एक जाता है तो आप उसके अगेंस्ट में चीज़ें जो है उसका विरोध कर सकते हो। अब उसी के साथ साथ यहाँ पर कुछ ऐसे लॉज है जिससे कि हम यहाँ पर क्या बोल सकते हैं सरकार को कि ये चीज़ें जो है लॉ में, ठीक है, आप कोई लॉ ला रहे हो। अब ऐसा तो हो नहीं सकता है कि सरकार पूरा लॉ ही जो है वो गलत लेकर आए। कुछ चीज़ें उसमें हो सकती है कि ये चीज़ें चेंज होनी चाहिए। अब यहाँ पर हम बोल सकते हैं सरकार को, हमको आज़ादी है डेमोक्रेसी होने के नाते कि यहाँ पर ये चीज़ें गलत है तो ये फिक्स करो। अब वो सरकार पर निर्भर करता है कि उन्हें फिक्स करना है या फिर फिक्स नहीं करना है। अब यहाँ पर अगर वो फिक्स नहीं करती है तो आप बेझिझक यहाँ पर जो प्रोटेस्ट है वो कर सकते हो, सड़क पर उतर सकते हो। लेकिन प्रोटेस्ट ऐसी होनी चाहिए कि एक भी इंसान, देश का एक भी इंसान जो है उससे अफेक्ट ना हो, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पर जो है चीज़ें दी गई है, इसलिए परमिशन जो है एरिया जो है प्रोटेस्ट के लिए वो यहाँ पर ली जानी चाहिए। और इसी तरीके से यहाँ पर सदगुरु जो है उनका बोलना है कि लेफ्टिस्ट जो है एक्चुअल में जो दिखाई दे रहे हैं उस तरीके से लेफ्टिस्ट फिलोसॉफी जो है वो नहीं जा रही है। तो चलिए अब यहाँ पर हम आर्टिकल्स पर बढ़ते हैं। यहाँ पर पहला आर्टिकल हम लेंगे क्रेडिट लाइफलाइन पर, मतलब यहाँ पर एमएसएमई को जो दिया गया है उसके बारे में आर्टिकल बात कर रहा है। तो सबसे पहले इस आर्टिकल के जरिए हम जो चीज़ें हैं वो समझने की कोशिश करेंगे, चीज़ों को यहाँ पर देखने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर हम देखते हैं, तो सबसे पहले तो वो हमने देखा हुआ है कि कल एमएसएमईज के लिए क्या क्या किया हुआ है, पूरा डिटेल में मैंने आपको बताया था कल के लेक्चर में। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो वायरस जो है उसके अगेंस्ट में जो बैटल है वो काफ़ी महीनों तक रहने वाली है, काफ़ी लोगों का तो बोलना है साल भर तक रह सकती है। अब यहाँ पर इकोनॉमिक पेन जो है काफ़ी ज़्यादा रहा है, खासकर जो यहाँ पर इंडिजेंट, पुअर और स्मॉल स्केल इंटरप्राइजेस हैं उनके लिए। अब यहाँ पर अगर आप देखोगे तो पॉलिसी मेजर जो है लॉकडाउन के दौरान यहाँ पर जो भी एक्टिविटीज़ है उसे बढ़ोतरी देने के लिए यहाँ पर की जा रही है ना। जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ है उसमें जो फंड्स है वो दिए जा रहे हैं। तो बेसिकली दो यहाँ पर जो चीज़ें हैं, प्रिंसिपल्स है, वो दिमाग में रखे जाने चाहिए। पहला क्या है, फ्लो ऑफ फंड्स। फ्लो ऑफ फंड जो है वो यहाँ पर जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को स्लो कर रहा है उसको बढ़ाने के लिए। और दूसरा है कि यहाँ पर फर्म जो है वो बैंक करप्ट ना हो जाए, क्योंकि यहाँ पर इंसॉल्वेंसी, लैक ऑफ एक्सेस जो है फंड्स का, उसके तहत यहाँ पर हो सकता है कि वो बैंक करप्ट से घोषित करे। तो ये दो चीज़ें यहाँ पर नहीं होनी चाहिए। और इसके लिए सरकार ने क्या किया है, सरकार ने यहाँ पर एमएसएमई जो है उसके लिए यहाँ पर बड़े पैकेजेस जो है उसकी घोषणा की है। इनफैक्ट यहाँ पर डेफिनेशन जो है वो भी चेंज कर दी थी। मैंने आपको बताया था कैसे आपको याद रखना है, अभी तो कैसे याद रखना है आपको, 1, 10 और 20 है ना। 1 को ये किया, अब यहाँ पर 5 है, 5 को मल्टीप्लाइड बाय 10 किया 50, 50 मल्टीप्लाइड बाय 2 किया 100। तो इस तरीके से आप वो चीज़ जो है वो याद रख सकते हो कितना कितना है। तो मतलब यहाँ पर क्या किया गया था, दोनों लाए गए थे, मतलब कितना इन्वेस्टमेंट है वो भी और कितना टर्नओवर है वो भी। तो इस तरीके से यहाँ पर जो चीज़ें हैं वो हमें देखने को मिली। और उसी के साथ साथ यहाँ पर जो अनाउंस किए गए आरबीआई के द्वारा जितनी मेजर्स पहले अनाउंस किए गए हैं उसके कुछ डिज़ायर इफेक्ट जो हमें देखने को नहीं मिले। जैसे कि यहाँ पर रेपो रेट जो है वो कम करना बोलो, रिवर्स रेपो रेट जो है उसका कम करना बोलो, या फिर जो भी मेजर्स यहाँ पर आरबीआई के द्वारा लिए गए हैं वो हमने पिछले वाले लेक्चर्स में कवर किए हुए हैं। तो जो भी यहाँ पर लिए हैं डिज़ायर्ड इफेक्ट्स नहीं दिए हैं। सीरीज ऑफ मेजर अनाउंसमेंट जो है यहाँ पर क्रेडिट सपोर्ट के लिए जो प्रोवाइड किया गया है माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज के लिए, और ये गैप को एड्रेस करने में काफ़ी हेल्पफुल रहा है। भली वो सरकार ने एमएसएमई के लिए किया हो, भली वो एनबीएफसी के लिए किया हो, तो ये यहाँ पर काफ़ी अच्छी चीज़ें जो है वो देखने को मिली है। नेचुरल लिमिटेशन जो है पॉलिसी को, ये यहाँ पर अभी तक देखने को मिल रहा है कि फॉर्मल सेक्टर जो है उसके लिए स्कीम देखने को मिल रही है। जो इनफॉर्मल सेक्टर है उनका कुछ भी देखने को नहीं मिल रहा है। तो जो इनफॉर्मल सेक्टर है वो किस तरीके से काम करेंगे, उनको यहाँ पर बेनिफिट कैसे मिलेगा। तो अभी यहाँ पर सरकार ने क्या किया है, जो इनफॉर्मल सेक्टर है उसके लिए भी कल यहाँ पर घोषणा जो है थोड़ी बहुत की है, एग्रीकल्चर में बोल दीजिए। उसी के साथ साथ जो टैक्स पेयर फंड है, फॉर्मल सेविंग्स जो है उसमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर इनफॉर्मल इंटरप्राइजेज जो है उनके लिए अलोकेट करना यहाँ पर काफ़ी मुश्किल हो जाता है। तो यहाँ पर बहुत ज़रूरी है जो इनफॉर्मल सेक्टर है जिसमें हमें बहुत बड़ी इकोनॉमी छुपी हुई है उसे भी यहाँ पर एड्रेस किया जाए। तो ये सारी चीज़ें हमें इस आर्टिकल के थ्रू देखने को मिलती है। आइए हम यहाँ पर बात करते हैं वन नेशन वन राशन कार्ड स्कीम के बारे में कि ये किस तरीके से काम करती है। क्योंकि अभी अभी कल ही जो फाइनेंस मिनिस्टर है उन्होंने कहा है कि वन नेशन वन राशन कार्ड स्कीम जो है ये यहाँ पर लाई जाएगी, जिससे कि जो माइग्रेंट वर्कर्स है उनको बहुत फ़ायदा मिलेगा। तो आइए जानने की कोशिश करते हैं इसके बारे में सारी चीज़ें डिटेल में। अब यहाँ पर अगर आप देखो तो जो फाइनेंस मिनिस्टर है निर्मला सीतारमण, उन्होंने थर्सडे को अनाउंस किया नेशनल रोल आउट ऑफ वन नेशन वन राशन कार्ड सिस्टम सभी स्टेट्स, सभी यूनियन टेरिटरीज बाय मार्च 2021।
एज ऑफ नाउ ये 20 स्टेट जो है वहाँ पर ये जो पायलट प्रोजेक्ट के तहत ये चल रहा है। अब जब यहाँ पर ये लाया गया था तब मैंने अब इस पर वीडियो जो है वो बनाया था 10 महीने पहले। तो अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो देखिए, इससे आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। लेकिन खैर, अब यहाँ पर इसमें भी, इस वीडियो में भी आपको पूरी जो इन्फॉर्मेशन है वो मिल ही जाएगी। अब यहाँ पर अगर आप देखोगे तो नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013 के तहत यहाँ पर क्या है कि जो भी गरीब इंसान है उसको यहाँ पर अनाज जो है वो मिल सकता है। अब इसके लिए उसके पास एक राशन कार्ड होता है जिसमें पूरी इन्फॉर्मेशन जो है वो लिखी हुई होती है, और उसी के साथ साथ जिस एरिया का उसके पास राशन कार्ड है उस एरिया में पर्टिकुलर एरिया जो एलोकेट किया जाता है कि ये जो पीडीएस सिस्टम यहाँ पर है, ये जो पीडीएस शॉप यहाँ पर है जो कि फूड ग्रेन यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट करेगी, वहाँ से आप अनाज जो है वो ले सकते हो। और फिर ये इंसान क्या करेगा, वो शॉप में जाएगा, वहां से जितना भी अनाज है उसे मिलेगा सब्सिडाइज रेट पर। मतलब राइस जो है वो मिलेगा 3 रुपीज़ पर केजी, वीट मिलेगा 2 रुपीज़ पर केजी। इस तरीके से उसे अनाज जो है वो दिया जाता है जिससे कि गरीब से गरीब इंसान जो है वो भी भूखा ना रहे। ठीक है। अब यहाँ पर अगर आप देखो तो ये जो चीज़ है, क्या ये इसके पास अगर बिहार का राशन कार्ड है तो क्या मुंबई में चलेगा? जी नहीं, उसे जो पर्टिकुलर चीज़ है वही का राशन कार्ड जो है वो वहीं पर चलने वाला है, ये दूसरी जगह नहीं चलता है। अब यहाँ पर देखिए प्रॉब्लम्स क्या होते हैं। प्रॉब्लम्स ये होते हैं, सबसे पहली प्रॉब्लम तो ये होती है कि बहुत सारे माइग्रेंट वर्कर्स होते हैं। मतलब यहाँ पर क्या है कि उनका एरिया तो ये है लेकिन काम ढूंढने के लिए वो चले जाते हैं दूसरे एरिया में, फिर वहाँ जाकर उन्हें सब्सिडाइज रेट पर नहीं बल्कि नॉर्मली जो रेट्स है उस पर राशन जो है वो खरीदना पड़ता है। तो ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम चलता है। दूसरा प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पर जो पीडीएस शॉप्स वाले हैं ये क्या करते हैं, ये एक चीज़ करते हैं कि भैया जितना इनके पास है उसमें से सिर्फ आधा ही जो है वो डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, 50% डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, बाकी बचा हुआ जो है वो कहीं और बेच देते हैं ज़्यादा दाम पर। तो इस तरीके से हमें चीज़ें जो है वो देखने को मिलती है। तो अब यहाँ पर क्या किया गया है, यहाँ पर सरकार के द्वारा इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम जो है वो यहाँ पर लाई गई है, जिसके तहत यहाँ पर टेक्नोलॉजिकल प्लेटफॉर्म जो है दिया जाएगा, इंटरस्टेट पोर्टेबिलिटी दी जाएगी राशन कार्ड की। मतलब यहाँ पर ये जो गरीब इंसान है जो पहले बिहार में था, सिर्फ बिहार में था, बिहार में ये सारी चीज़ें चल रही थी, अब ये जो चीज़ है ये अब दूसरी जगह भी चलने वाली है। मतलब क्या है, जैसे कि ये बोल रहे हैं कि दिल्ली से गई पूना, पुणे से गई यूपी, यूपी से गई पटना, फिर भी राशन मिल गया सस्ता। तो इस तरीके से ये जो चीज़ है अब ये हर जगह जो है, हर जगह ये चीज़ चल सकती है। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही अच्छी चीज़ हमें यहाँ पर देखने को मिलती है। अब उसी के साथ साथ यहाँ पर अगर आप देखो तो हमें एक और चीज़ यहाँ पर देखने को मिलती है कि इसके वजह से क्या होगा, इसकी वजह से बहुत सारे बेनिफिट्स मिल सकते हैं। मतलब जो माइग्रेंट वर्कर्स है अब वो भूखा नहीं रहेगा, दूसरी जगह भी अगर जाता है तो वहाँ पर भी अब उसको सब्सिडाइज रेट पर जो है वो अनाज मिल जाएगा। अब यहाँ पर अगर आप देखोगे सरकार जो एम्बिशियस प्रोजेक्ट पर काफ़ी दिनों से काम कर रही थी। देखिए मैंने 10 महीने पहले ये जो चीज़ है ये बनाई थी, मतलब आप सोचिए कब से ये चल रहा था, है ना। साइमल्टेनियसली पीओएस मशीन जो है वो भी यहाँ पर इंस्टॉल की जाएगी, जिससे क्या होगा, जिससे कि यहाँ पर आधार के जरिए ऐसा नहीं होगा कि यहाँ पर एक इंसान ने जो है मुंबई में ले लिया है फिर उसके बाद अपनी इधर जाकर फिर से वो ले रहा है। नहीं, यहाँ पर सेंट्रलाइज रहेगा कि भैया इसने इतना अनाज जो है वो लिया हुआ है, अब वहाँ पर जाकर वो उस तरीके की चीज़ नहीं कर सकता है। तो ये क्या रहेगा, पीओएस मशीन भी लगाई जाएगी, इंस्टॉल की जाएगी, जिससे कि जो ट्रैकिंग है वो काफ़ी आसान जाए। आधार जो है उससे यहाँ पर किया जाएगा जिससे कि सभी चीज़ यहाँ पर मॉनिटराइज हो जाए और प्रॉपर तरीके से काम हो सके। अब देखिए इसके बेनिफिट्स क्या क्या हो सकते हैं। तो सबसे पहला बेनिफिट तो ये है कि अब यहाँ पर राशन जो है किसी भी स्टोर से लिया जा सकता है। मतलब जैसा कि मैंने देखा है कि वो अगर पटना जाता है वहाँ भी मिल जाएगा, अगर वो दिल्ली जाता है वहाँ भी मिल जाएगा, अगर वो मुंबई जाता है वहाँ भी मिल जाएगा, अगर वो नागपुर जाता है वहाँ भी मिल जाएगा, अगर वो साउथ में जाता है वहाँ भी मिल जाएगा, अगर वो नॉर्थ ईस्ट में जाता है वहाँ भी मिल जाएगा। जहाँ वो जाता है, जहाँ वो जाना चाहता है वहाँ उसे राशन जो है वो मिल जाएगा। उसी के साथ साथ यहाँ पर करप्शन जो है वो भी एलिमिनेट होगा। करप्शन कैसे एलिमिनेट होगा, अब जैसा मैंने आपको बताया था, जो दुकान वाला है, दुकान वाला क्या करता है 50% जो है वो माल बेचता है और फिर उसके बाद क्या बोलता है कि अब माल खत्म हो गया, अगर तुमको चाहिए, मतलब एक इंसान आया है उसके पास, उसको क्या बोलेगा कि भैया माल तो पूरा खत्म हो गया लेकिन अगर तुमको चाहिए तो मैं तुमको 10 रुपये पर केजी जो है उसमें वो दे सकता हूँ। ये क्या बोलेगा, अच्छा ठीक है मेरे को लेना नहीं है, मैं दूसरी शॉप में जा रहा हूँ, क्योंकि दूसरी शॉप में भी चलेगा ना वो, तो दूसरी शॉप में जाकर वो अनाज जो है वो ले लेगा। तो इससे क्या होगा, इसका जो करप्शन यहाँ पर वो करने की कोशिश कर रहा था ये अब यहाँ पर कम हो जाएगा। उसी के साथ साथ और जो चीज़ हमें यहाँ पर देखने को मिलती है वो ये है कि अब यहाँ पर जो माइग्रेंट वर्कर्स है उनको भी यहाँ पर बेनिफिट होगा, क्योंकि बट ऑब्वियसली जो माइग्रेंट वर्कर्स है उनको यहाँ पर जो ज़्यादा चीज़ें हैं, ज़्यादा जो मतलब प्रॉपर तरीके से जो अनाज है वो यहाँ पर मिल जाएगा, है ना। तो ये एक बहुत बड़ा बेनिफिट जो है वो हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। उसी के साथ साथ यहाँ पर हंगर जो है कंट्री से ये भी यहाँ पर एलिमिनेट हो जाएगी।
हंगर एलिमिनेट होगी, ये बहुत बड़ी एक ये चीज़ है कि यहाँ पर लोग जो है, क्योंकि क्या हो रहा था पहले पहले यहाँ पर लोग जहाँ भी जा रहे थे उनको वहाँ पर मिल नहीं पा रहा था, इसीलिए क्या हो रहा था, प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रहे थे, वहाँ पर वो भूखे रह रहे थे कि आप ज़्यादा इसमें खरीदना पड़ेगा। तो अब यहाँ पर क्या होगा, हर जगह उन्हें सब्सिडाइज रेट पर मिल जाएगा, तो अब यहाँ पर हंगर जो है वो एलिमिनेट कर सकते हैं, क्योंकि वैसे भी हंगर इंडेक्स में देखा जाए तो हमारा रैंक जो है बहुत ही ख़राब है, हमारे यहाँ पर बहुत ज़्यादा जो है भूखे लोग हमें देखने को मिल रहे हैं। तो ये एक बेनिफिट जो है हमें देखने को मिलता है। तो इतने सारे बेनिफिट्स यहाँ पर है अगर वन नेशन वन राशन कार्ड स्कीम जो है वो देखने को मिलती है। तो हमें उम्मीद करता हूँ कि आपको पूरी जो इन्फॉर्मेशन है इसके तहत मिल गई होगी। आइए हम यहाँ पर बात करते हैं पेंडेमिक के बारे में। अब देखिए यहाँ पर बेसिकली जो आर्टिकल है इसके थ्रू बात क्या की गई है, वेल्थ क्रिएशन जो है ये सभी को बेनिफिट पहुंचाता है। वेल्थ क्रिएशन सभी को बेनिफिट पहुंचाता है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि हमारे इकोनॉमिक सर्वे में ये बात की गई है कि भैया अगर तुम वेल्थ क्रिएट करते हो, ठीक है, पैसा अगर क्रिएट करते हो तो सभी को यहाँ पर बेनिफिट होगा। अब इसके बारे में हमने इकोनॉमिक सर्वे में देखा हुआ है कि किस तरीके से बेनिफिट हो सकता है, कौन कौन से चीज़ों में बेनिफिट हो सकता है, क्योंकि अगर वेल्थ क्रिएट होगा डायरेक्ट टैक्सेस बढ़ेंगे, है ना, और उसी के इनडायरेक्ट टैक्सेस बढ़ेंगे, सैलरीज जो है वो बढ़ेगी, सभी चीज़ें जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है वो भी इंक्रीज होगा और वेल्थ क्रिएट होता है। तो अब देखिए इंडिया में वेल्थ क्रिएट हो रहा है या नहीं कैसे पता चलेगा, वेल्थ क्रिएट कर सकता है या नहीं कैसे पता चलेगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो इंडिया का जो पहले से आप देखिए जब सारी कंट्री जो है सिकुड़ी हुई थी तब इंडिया जो है बहुत बड़ी वेल्थ जो है वो क्रिएट कर रहा था। मतलब यहाँ पर इतिहास रहा है भारत का कि ये बहुत ज़्यादा वेल्थ क्रिएट कर सकता है। अब अगर कोई ऐसा बच्चा है जो पहले से ही गूंगा है या फिर पहले से ही चल नहीं पा रहा है, तो क्या आगे उसकी उम्मीद हम जता सकते हैं, बहुत कम होगी कि आगे वो बोल पाए या फिर आगे वो चल पाए। लेकिन अगर ऐसा कोई बच्चा है जो पहले चल पाता था, दौड़ पाता था, लेकिन बीच में कुछ ऐसे इंसिडेंट्स हुए जिसकी वजह से वो नहीं चल पा रहा है, तो हम आगे ज़्यादा उम्मीद कर सकते हैं कि वो चल पाएगा या बोल पाएगा या देख पाएगा या सुन पाएगा, जो भी हो। तो यहाँ पर अगर आप इंडिया देखो तो इंडिया का पहले वेल्थ क्रिएशन वाला इतिहास रहा है। तो हम ये बोल सकते हैं कि ठीक है, बीच में अगर ये सिकुड़ो भी हुआ हो लेकिन फिर भी यहाँ पर इसके पास पोटेंशियल है कि वो अपनी वेल्थ क्रिएट कर सकता है। तो वेल्थ क्रिएशन से सबको फायदा होगा ही, और भारत के पास वेल्थ क्रिएट करने के पोटेंशियल है तो बट ऑब्वियस से करना चाहिए। अब यहाँ पर रोकता क्या है फिर, क्या ये वेल्थ क्रिएट कर सकता है, किस तरीके से कर सकता है, क्या क्या सोल्यूशन हो सकता है, तो वो है इनविजिबल हैंड ऑफ मार्केट। इनविजिबल हैंड ऑफ मार्केट, अब ये मतलब क्या है, जो मार्केट है ये इंडिया को वेल्थ क्रिएट करके देगा। अब यहाँ पर अगर आप देखो तो 1991 से पहले अगर हमारी इकोनॉमी देखते हैं तो किस तरीके की थी, कंजर्वेटिव थी। मतलब यहाँ पर क्या है, हम किसी को भी एंट्री नहीं दे रहे थे, प्राइवेट सेक्टर जो है हमें देखने को नहीं मिल रहा था, लिबरलाइजेशन नहीं था। इसकी वजह से क्या हुआ, हमारी इकोनॉमी जो है बहुत स्लोली चल रही थी। लेकिन जैसे ही हम यहाँ पर 1991 का रिफॉर्म लाते हैं, एलपीजी रिफॉर्म, मतलब लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, तो हमारी इकोनॉमी जो है वो यहाँ पर रफ्तार से बढ़ना शुरू हो जाती है। तो इससे हम ये पता लगा सकते हैं कि भैया जब आप लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन करते हो तो मार्केट जो है इसको आप प्रिविलेज दे रहे हो, और इससे जो कैपिटल है वो यहाँ पर इंक्रीज होता है, जो वेल्थ है वो यहाँ पर क्रिएट होती है। उसके भी हमने कई एग्जाम्पल देखे थे, जैसे कि जो ओपन सेक्टर होता है, यहाँ पर आप देखिए स्टील ओपन सेक्टर है, सीमेंट ओपन सेक्टर है, तो कितनी ग्रोथ देखने को मिली है। वही आप देखिए कोल जो है वो क्लोज सेक्टर था, अब तक क्लोज सेक्टर था, तो यहाँ पर ग्रोथ देखिए कितनी कम हुई है। इसका मतलब है कि मार्केट जो है अगर उसमें आप खुला छोड़ देते हो, उसको खुले सांड की तरह छोड़ देते हो, तो बहुत ज़्यादा वेल्थ क्रिएट करके देता है, और वेल्थ क्रिएट होगी तो बट ऑब्वियस है कि हमारा फायदा होगा ही होगा, है ना। अब यहाँ पर मार्केट को बढ़ावा देने के लिए हमें क्या करना चाहिए, तो यहाँ पर क्रोनिज्म जो है वो अवॉइड करना चाहिए, मतलब प्रो बिजनेस पॉलिसीज अपनाना चाहिए, प्रो क्रॉनी पॉलिसी अपनाना नहीं चाहिए। प्रो क्रॉनी मतलब क्या होता है कि किसी को फेवरेट कर देना कि भाई ये मेरा फेवरेट है, यही यहाँ पर चीज़ें करेगा। तो ये जो फेवरेटिज्म होता है ये यहाँ पर नहीं होना चाहिए। वही अगर हम देखें प्रो बिजनेस अप्रोच, मतलब क्या है कि लेवल प्लेइंग फील्ड है। मतलब फॉर एग्जाम्पल अंबानी है, उसने कोई बिजनेस प्लान लाया है, मेरा कोई बिजनेस प्लान है, मेरा बहुत ज़्यादा सक्षम है, मेरा बहुत ज़्यादा बड़ा है, लेकिन जो लोन की जब बारी आएगी तो यहाँ पर अंबानी को मिल जाएगा क्योंकि ये सरकार का फेवरेट है, मेरे को नहीं मिल पाएगा। तो ये लेवल प्लेइंग फील्ड हुई क्या, मेरा तो बिजनेस का सपना चूर चूर हो गया। तो यहाँ पर लेवल प्लेइंग फील्ड हुई क्या, बिल्कुल नहीं हुई। तो यहाँ पर हमें पता चलता है कि ये जो चीज़ है ये चीज़ हानिकारक है, जो क्रॉनी अप्रोच अपनाती है सरकार ये हानिकारक है, ये यहाँ पर नहीं करना चाहिए। और उसी के साथ साथ गवर्नमेंट का जो इंटरवेंशन है वो भी यहाँ पर काफ़ी कम रहना बहुत ज़रूरी है। गवर्नमेंट का इंटरवेंशन जितना कम रहेगा उतना यहाँ पर ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो गवर्नमेंट का इंटरवेंशन अगर ज़्यादा होता है तो इकोनॉमी को ज़्यादा हर्ट करता है। जैसे कि एसेंशियल एक्ट जो है 1955 का, मतलब क्या है यहाँ पर कि जो भी एसेंशियल चीज़ें हैं उसकी सरकार जो प्राइजेस है वो फिक्स करती है। अब सरकार जब प्राइजेस फिक्स करेगी तो बट ऑब्वियस है कि अगर मुझे फॉर एग्जांपल आप समझ लीजिए मास्क बनाना है, ठीक है,
मुझे मास्क बनाना है। अब मास्क में मुझे बनाकर उसमें प्रॉफिट बहुत बड़ा ऑब्वियस है कि जो प्राइवेट इन्वेस्टर है, प्राइवेट जो इंसान है, वो प्रॉफिट कमाने की चीज पीछे जाएगा। अब सरकार अगर बोलती है कि तुम यहाँ पर 200 से ऊपर मास्क जो है वो नहीं बेच सकते हो, ठीक है, अब डिमांड ऐसी है कि मैं यहाँ पर 500 रुपए में भी बेच सकता हूँ, तो फिर यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाएंगे। यहाँ पर मैं क्या करूंगा, मैं डिमोटिवेट हो जाऊंगा, मैं नहीं करूंगा। अब मैं यहाँ पर नहीं करूंगा तो बट ऑब्वियस है कि एक एंटरप्रेन्योरशिप खत्म हो रही है, तो बट ऑब्वियस है कि यहाँ पर इकोनॉमी जो है बढ़ेगी क्या, नहीं बढ़ेगी। तो ये प्रॉब्लम्स हमें देखने को मिलते हैं। इसीलिए यहाँ पर गवर्नमेंट जो है उन्होंने इंटरवेंशन काफी कम करना चाहिए, ये यहाँ पर हमें देखने को मिलता है। और उसी के साथ साथ यहाँ पर इंटरवेंशन होता है तो किस तरीके से प्रॉब्लम्स क्रिएट होते हैं ये भी हमने देखा हुआ है। जो अभी तक एग्रीकल्चर सेक्टर में कोल्ड स्टोरेज जो है वो नहीं आ पा रहा है। प्राइवेट सेक्टर के लिए क्या बड़ी बात है कि कोल्ड स्टोरेज क्रिएट करना, नहीं है, लेकिन प्राइवेट सेक्टर इसमें इन्वॉल्व नहीं होता है, क्योंकि उसको पता है कि भैया लिमिटिंग स्टॉक दे देंगे कि भैया तुम इतना ही लिमिट कर सकते हो, यही कर सकते हो, वही कर सकते हो, है ना। तो यहाँ पर ये सारी चीजें जो है हमें देखने को मिलती है। तो ये पूरा पर्सपेक्टिव है कि गवर्नमेंट जो है उन्होंने इंटरवेंशन यहां पर कम करना चाहिए। और उसी के साथ अभी एट प्रेजेंट क्या हो रहा है, एट प्रेजेंट गवर्नमेंट का इंटरवेंशन जो है बहुत ज्यादा बढ़ गया है। अब देखिए सिनारियो ऐसा है कि होना भी चाहिए गवर्नमेंट का इंटरवेंशन, लेकिन ये लॉन्ग टर्म बेसिस पर नहीं होना चाहिए, जिससे कि प्राइवेट इन्वेस्टर जो है पूरा डिमोटिवेट हो जाए। मतलब बेसिकली एट प्रेजेंट क्या हो रहा है कि यहाँ पर इनविजिबल हैंड ऑफ मार्केट को हमें बढ़ावा देना चाहिए, लेकिन एट प्रेजेंट क्या हो रहा है, इनविजिबल हैंड ऑफ ब्यूरोक्रेसी जो है वो यहाँ पर छड़ी मार रही है। तो ये चीज प्रॉब्लमेटिक है, ये चीज यहाँ पर नहीं होना चाहिए। और यही चीज इस आर्टिकल के थ्रू यहां पर समझाई गई है। बाकी इकोनॉमिक सर्वे देखना है तो आप देख सकते हो। अब यहां पर नेक्स्ट है कि प्रिजनर जो है उनको यहां पर फ्री किया जा रहा है। ट्यूसडे को यहां पर जो नोवेल कोरोना वायरस है उसका इन्फेक्शन मुंबई सेंट्रल जेल में भी हुआ, जिसे आर्थुर जे रोड जेल जो है वो भी कहा जाता है। महाराष्ट्र में तो यार मतलब बहुत बुरी तरीके से बढ़ रहा है ये। मतलब मुंबई अगर आप देखो तो 1,000 केसेस जो है वो बढ़ रहे हैं। मतलब पूरे इंडिया भर में जितना बढ़ रहा है उतना मतलब समझ लीजिए आधा तो महाराष्ट्र से ही बढ़ रहा है। और महाराष्ट्र में जितना बढ़ रहा है उसका आप 3/4 समझ लीजिए मुंबई में ही बढ़ रहा है। तो इस तरीके से हमें चीज़ें देखने को मिल रही है। तो यहाँ पर आर्थुर जेल है, महाराष्ट्र गवर्नमेंट जो उन्होंने यहाँ पर सर्कुलर इशू किया है कि हाफ ऑफ द प्रिजनर जो है उनको यहाँ पर छोड़ा जाएगा मतलब पेरोल पर छोड़ा जाएगा, ठीक है। और उसी के साथ साथ यहाँ पर 7,000 का जो है वो टारगेट था, अराउंड 7,000 ऑफ द टारगेटेड 17,000 प्लस प्रिजनर्स ये रिलीज किए भी जा चुके हैं। अब यहाँ पर अगर आप देखोगे सेवरल डेज 184 प्रिजनर जो है वो इन्फेक्टेड फाउंड किए गए हैं। और उसी के साथ साथ यहाँ पर विमेन भी थी जो कि यहाँ पर 54 ईयर्स ओल्ड थी, है ना, ये भी पाई गई है। तो इसके तहत गवर्नमेंट ने यहाँ पर सोचा कि भैया इतना ज़्यादा बढ़ रहा है तो हमें यहाँ पर जो प्रिजनर्स हैं उनको पेरोल पर छोड़ देना चाहिए। अब महाराष्ट्र प्रिजन डिपार्टमेंट रिपोर्ट के हिसाब से देखा जाए तो कैपेसिटी जो है जेल की उससे बहुत ज़्यादा यहाँ पर जो कैदी है वो हमें देखने को मिल रहा है। मतलब जेल की जो कैपेसिटी है वो है 23,547, लेकिन 35,239 जो प्रिजनर्स है वो बिफोर लॉकडाउन हमें देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, कंजेस्टेड पूरा वातावरण हो रहा है कि एक ही इसमें भरते जा रहे हैं। तो ये चीज़ हमें देखने को मिल रही है। मतलब देखिए हमारे इधर इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करना चाहे तो कितना कुछ कर सकते हैं यार, कितना इंफ्रास्ट्रक्चर, मतलब हर जगह यहाँ पर कंजेशन हो रहा है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करना है तो कितना ज़्यादा कर सकते हैं। और अगर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो रहा है तो कितनी ज़्यादा जो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ है वो बढ़ सकती है। लेकिन सोचिए कि पैसा जो है वो सिर्फ कहाँ जा रहा है ना। तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि प्रॉपर जगह पर पैसा जो है वो खत्म होना चाहिए, प्रॉपर जगह पर पैसा इन्वेस्ट होना चाहिए, वेस्ट नहीं होना चाहिए। जैसे कि मैं हमेशा कहता हूं कि आप इन्वेस्ट कीजिए, आपके वक्त को, आपके पैसे को आप वेस्ट मत कीजिए। जब आप इन्वेस्ट करते हो तो उसके हाई रिटर्न्स आपको मिलते हैं। और जिस इंसान के पास विजन है उसे ही पता होता है कि इन्वेस्ट कहां पर करना है। और इसीलिए मैं ये भी कहता हूं कि अ मैन इज नॉट पुअर ड्यू टू लैक ऑफ मनी बट ड्यू टू लैक ऑफ विजन। अगर उसके पास विजन नहीं है तो वो इन्वेस्ट नहीं कर पाएगा प्रॉपर तरीके से। वो पैसा जो है वही देखता रहेगा कि नहीं भैया यहाँ पर नहीं, यहाँ पर नहीं है। और ये पैसा देखने के चक्कर में वो इन्वेस्ट जो है वो अपॉर्चुनिटी खो देगा और जो हाई रिटर्न्स उन्हें मिलने थे वो नहीं मिल पाएंगे। इसीलिए यहाँ पर बहुत ज़रूरी है कि पैसा जो है, पैसा वो ना होने की वजह से इंसान गरीब नहीं होता है, बल्कि इंसान गरीब होता है अगर उसके पास विजन ना हो। इसीलिए यहाँ पर क्या है, सरकार ने भी ये चीज़ देखनी चाहिए कि जहाँ पैसा खर्च करना हो, इन्वेस्ट करना हो, वहीं पर करना चाहिए। अब हम यहाँ पर बात करते हैं जो सरकार ने कल और यहाँ पर पैकेज जो अनाउंस किया। आप देखिए पहले यहाँ पर अनाउंस किया गया था 9.74 लाख करोड़ का पैकेज। फिर उसके बाद यहाँ पर वेडनेसडे का अनाउंस किया 5.94 लाख करोड़ का पैकेज। फिर यहाँ पर कल अनाउंस किया गया 3.1 लाख करोड़ का पैकेज। अब यहाँ पर 1.22 लाख करोड़ का पैकेज बचा हुआ है, जितना मोदी जी ने बोला था कि टोटल इतना होगा। अब यहाँ पर माइग्रेंट्स के लिए किया गया है 3,500 करोड़ का। इसमें क्या है,
कि जो फूड ग्रेन्स है वो यहाँ पर प्रोवाइड किया जाएगा, मतलब नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के तहत या फिर स्टेट कार्ड जहाँ पर स्टेशन है वहाँ पर 5 kg ऑफ ग्रेन्स ईच एंड 1 kg ऑफ चना पर फैमिली जो है पर मंथ, इतना यहाँ पर 2 महीने के लिए सरकार की तरफ से जो है वो दिया जाने वाला है। अब देखिए जो भी चीज़ें हमने अब तक आर्टिकल्स में डिस्कस की थी वो सरकार यहाँ पर कर रही है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि हम जो भी आर्टिकल्स यहाँ पर पढ़ते हैं उससे हम एग्जाम में लिख सकते हैं वो सुझाव, क्योंकि सरकार वो एक्चुअल में कर रही है ना, तो इसलिए आप कंप्लीटली रिलाई कर सकते हो इंडियन एक्सप्रेस पर। इंडियन एक्सप्रेस सुझाव देता है ना, यहाँ पर सिर्फ क्रिटिसिज्म नहीं करता है, यहाँ पर सुझाव देता है, सोल्यूशन देता है। हमने बहुत देखा है कि फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया जो है उसमें इतना ज़्यादा माल पड़ा हुआ है, बफर जोन से ज़्यादा पड़ा हुआ है, तो यहाँ पर बहुत ज़रूरी है कि सरकार जो है उन्होंने यहाँ पर ये चीज़ करनी चाहिए, है ना। मतलब सरकार ने फ्री में बांटना चाहिए और उसी के साथ एकदम सब्सिडाइज रेट में देना चाहिए। जो एफसीआई है उससे यहाँ पर बफर स्टॉक निकल जाएगा। तो ये सारी चीज़ें देखिए अब हमें धीरे धीरे देखने को मिल रही है। फार्मर्स की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर क्रेडिट जो है फार्मर्स को दिया जाता है किसान क्रेडिट कार्ड के थ्रू, उसमें कंसेशन यहाँ पर दिया जाएगा, है ना। तो इससे भी क्या होगा, इससे भी जो फार्मर्स है वो बेनिफिट होंगे। 2.36 लाख करोड़ का यहाँ पर बेनिफिट दिया जा रहा है। पहले भी इसमें जो अनाउंसमेंट की गई थी उसमें भी हमने देखा था फार्मर्स को यहाँ पर सहूलत दी गई थी। जो यहाँ पर पीएम किसान स्कीम है उसके तहत जो पैसे हैं वो पहले ही प्रोवाइड किए जाए, है ना। उसी के साथ स्ट्रीट वेंडर जो है उनके लिए भी लाया गया है स्कीम। जो है यहाँ पर जो स्ट्रीट वेंडर्स है उनको यहाँ पर क्रेडिट आसानी से दी जाएगी। इनिशियल वर्किंग कैपिटल अप टू 10,000, ठीक है। यहाँ पर इस तरीके से हमें देखने को मिलने वाला है, जिससे कि 5,000 करोड़ जो है वो यहाँ पर स्ट्रीट वेंडर्स के लिए दिया गया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हम कि एक्चुअल में जिनको इनफॉर्मल सेक्टर जो है उसके लिए भी सरकार जो है यहाँ पर चीज़ें कर रही है, और इनफॉर्मल सेक्टर में भी जो चेंजेस है वो हमें यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। अब यहाँ पर नेक्स्ट आता है कि जो विजय माल्या है वो अब यहाँ पर यूके के इसमें गया था एक्स्ट्राऑर्डिनरी, मतलब जो उसको लेकर आना है यहाँ पर, तो उसमें भी कुछ नहीं हो पाया, वो भी खारिज हो गई। मतलब अब यहाँ पर विजय माल्या आने वाला है, तो विजय माल्या क्या बोलता है कि भैया मेरे जितने पैसे हैं सब ले लो यार और ख़त्म करो, जो भी मामला है ख़त्म करो, इस तरीके से विजय माल्या का यहाँ पर बोलना है। तो आइए हम बात करते हैं यहाँ पर मैप बेस्ड एक्सरसाइज के बारे में। हमने खूबसूरत धरती जूम करते हैं तो भारत जो है वो देखने को मिलता है, और वो जो कंट्री मैंने आपसे पूछी थी ज़्यादा दूर नहीं है, यहीं पर वो कंट्री हमें देखने को मिलती है। ये है वो कंट्री भूटान जो मैंने आपसे मैप में पूछी थी। तो अब यहाँ पर आप देख सकते हो भूटान है, और मैं उम्मीद करता हूँ कि इसके रिगार्डिंग जो भी इन्फॉर्मेशन है आपने ज़रूर लिखी होगी। ये हमारे वीडियो का एंड वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो आप शेयर ज़रूर कीजिए। एमएम एकेडमी ऐप को डाउनलोड कीजिए। मिलते हैं हम अगले वीडियो में। जय हिंद।